हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के लेक्चर में हम बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डील करेंगे। अब देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इस लेक्चर में जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर इन करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन आए, देन यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज न्यूज रिगार्डिंग आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि आरबीआई ने 2.69 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए थे टू गवर्नमेंट एज द डिविडेंड। और जो सीआरबी है, दैट इज कंटिंजेंट रिस्क बफर, इसे रेस किया गया था टू 7.5%। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हमें न्यूज देखने को मिलती है, वेयर डज आरबीआई सरप्लस कम्स फ्रॉम एंड व्हाई इजंट इट अ डिविडेंड। मतलब ये जो डिविडेंड वर्ड यूज किया गया है, इसे हम डिविडेंड क्यों नहीं कह सकते। इसके अलावा, हाउ डज सेंट्रल बैंक्स अर्न मनी एंड व्हाट इज कंटिंजेंट रिस्क बफर। तो ये जो सीआरबी है, कंटिंजेंट रिस्क बफर, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इजंट इट अ डिविडेंड। तो ये जो वर्ड डिविडेंड यूज किया गया है, आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत? देखिए, ये जो वर्ड यूज किया गया है डिविडेंड, इट इज रॉन्ग व्हेन वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरबीआई। बिकॉज देखिए, डिविडेंड हमने फाइनेंशियल मार्केट वाले लेक्चर में देखा था कि डिविडेंड इज द टर्म विच डिनोट्स द प्रॉफिट विच इज शेयर बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। मतलब यहाँ पर ये डिविडेंड जो वर्ड है, ये डिनोट करता है टू द प्रॉफिट विच इज शेयर्ड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। सो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये तो किसी कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई इज अ नॉट कंपनी विथ शेयर होल्डर। मतलब आरबीआई इज नॉट अ कंपनी विथ शेयर होल्डर, जिसके कारण हम इस डिविडेंड टर्म को आरबीआई के केस में यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसके बदले में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में ये क्लियरली मेंशन है that RBI doesn't pay any dividend, but it transfers the surplus income to government as per the section 47 of RBI Act of 1934. So इसे हम डिविडेंड क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज आरबीआई इज नॉट अ कंपनी विथ शेयर होल्डर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे हम डिविडेंड क्यों नहीं कहेंगे। अब ये जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है, इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, इट वाज अडॉप्टेड बाय आरबीआई इन 2019 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विमल जालान कमिटी एंड इट कैन बी रिव्यूड एवरी 5 years। सो ये कंटिंजेंट रिस्क बफर क्या होता है? इट इज द बफर, इट इज द कुशन विच इज मेंटेन फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन कंटिंजेंसी लाइक डिप्रिसिएशन ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू, रिस्क फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी रेट चेंज एंड सिस्टमेटिक रिस्क। अगर देखिए, हमें इकोनॉमिक शॉक अगर हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता होगा, तो इस केस में हम इस कंटिंजेंट रिस्क बफर को यहाँ पर यूज करेंगे। सो इट एक्ट एज अ रेनी डे फंड विद इन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और ये क्या इंश्योर करता है, ये जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है, ये इंश्योर करता है दैट आरबीआई हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। जैसे आपको पता है कि अगर कोई बैंक्स डूब रही होगी या फिर इंसॉल्वेंट हो रही होगी, तो उस केस में आरबीआई एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ओके, आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो अगर एलओएल, ओके, इस तरह से आरबीआई का एलओएल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट कुशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बफर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो आरबीआई कैन एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, सो इस तरह से देखिए, हम सीआरबी को यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंटिंजेंट रिस्क बफर एज अ बफर स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सर्टन अमाउंट ऑफ फंड यूज किए जाते होंगे। तो ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑफ दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क? तो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आरबीआई कैपिटल, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड असेट डेवलपमेंट फंड। तो ये चारों मिलाकर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, सो ये था रिगार्डिंग सीआरबी एंड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एंड व्हाई वी कांट यूज द टर्म डिविडेंड। अब चलिए हम देखते हैं कि हाउ डज सेंट्रल बैंक मेक मनी, मतलब आरबीआई के इनकम अर्निंग सोर्सेस क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इससे रिलेटेड आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज एंड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई के अर्निंग सोर्सेस क्या क्या है। फ्रॉम वेयर डज आरबीआई मेक्स मनी और फ्रॉम वेयर डज मनी कम्स टू आरबीआई। तो सबसे पहला है दैट इज इंटरेस्ट ऑन फॉरेन असेट, मतलब फॉरेन असेट से आरबीआई जो भी पैसा कमाती है दैट इज द इनकम ऑफ आरबीआई। अब ये पैसा कैसे कमाती है आरबीआई, जैसे देखिए अगर फॉरेन करेंसी रही या फिर फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहे, फॉर एग्जांपल देखिए अमेरिकन बॉन्ड्स यहाँ पर आरबीआई ने परचेस किए। अब आरबीआई जब यहाँ पर इन अमेरिकन बॉन्ड्स को परचेस करेगी तो इसके बदले में अमेरिका या फिर उसके फेडरल बैंक को क्या देगी, यहाँ पर डॉलर देगी। मतलब आरबीआई इज प्रोवाइडिंग लोन to federal bank in dollars in exchange of this foreign government bond। सो यहाँ पर जब ये फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचने जाएगी तो आरबीआई को एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर ये जो फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ये डिस्काउंटेड रेट पर इशू किए जाएंगे। सो समझ लीजिए यहाँ पर अगर 100 रुपए के ये बॉन्ड इशू हो गए तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिस्काउंटेड रेट पर इशू हुए तो आरबीआई को ये 90 रुपीज में ही मिल जाएंगे, और जब आरबीआई इसे बेचने जाएगी तो उसे पूरे के पूरे 100 रुपए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए आपको 10 रुपए का फायदा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने ये 100 रुपए के बाय किए तो इसके ऊपर 10 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप जब इसे रिटर्न करोगे, आप जब इन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचोगे तो आपको 110 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह के ऑपरेशन से यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी से आरबीआई पैसे कमाती है थ्रू द इंटरेस्ट ऑन दिस फॉरेन असेट। इसी तरह से देखिए जो डोमेस्टिक असेट होते हैं इनके ऊपर से भी इंटरेस्ट से आरबीआई पैसे कमाती है। अब बैंक के केस में हम देख सकते हैं कि आरबीआई लेंड्स टू बैंक विया रेपो रेट, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रेपो रेट के अंदर आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है टू टू द बैंक्स। सो यहाँ पर भी देखिए ये रेपो रेट के अंदर ये जो रेपो रेट है इंटरेस्ट रेट, इसके अंदर भी आरबीआई यहाँ पर पैसे कमाती है। इसके अलावा थर्ड क्या है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर देखिए बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन ओपन मार्केट टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट। ओके सो मतलब यहाँ पर भी देखिए आप जैसे यहाँ पर बाइंग और सेलिंग शुरू थी ऑफ दिस फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, और समझ लीजिए इंडिया के केस में भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर हमारे ट्रेजरी बिल्स, इनके केस में भी अगर आरबीआई ने बाइंग और सेलिंग की इसी तरह से तो उससे भी देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर आरबीआई पैसे कमाती है। ओके सो यहाँ पर से भी इसी तरह से बाइंग और सेलिंग से आरबीआई यहाँ पर पैसे कमाएगी। सो दिस इज ऑल्सो एन इनकम सोर्स फॉर आरबीआई। नेक्स्ट हम देखते हैं फीस एंड कमीशन। सो फीस एंड कमीशन से भी आरबीआई पैसे कमाती है। अब किस तरह से, एक्टिंग एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका अगर फिजिकल डिफिसिट हुआ, मतलब जो अर्निंग है अर्निंग से ज़्यादा अगर स्पेंड हो गया तो इस केस को हम फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर फिजिकल डिफिसिट वाली सिचुएशन आ गई तो आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इकोनॉमी में लोग खरीदते हैं। ओके इकोनॉमी में लोग खरीदते हैं, अब ये खरीदने के बदले में क्या करेंगे, आरबीआई को पैसे प्रोवाइड करेंगे। अब ये पैसे आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है। तो इस तरह से देखिए आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई बैंकर की तरह काम करती है लोन प्रोवाइड करने का टू गवर्नमेंट। इसके अलावा इट मैनेज द पब्लिक डेट, तो ये पब्लिक डेट जो होता है इसके ऊपर भी ये सर्टन फीस और कमीशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ से भी आरबीआई पैसे कमाती है। एंड द वर्ड सिनोरेश, ये जो लास्ट ऑप्शन दिया गया था दैट इज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी क्या आंसर देगा, तो इसके बाद ही सारी चीजें क्लैरिफाई होगी। बिकॉज यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है हमें इसको देखना पड़ेगा व्हेन द यूपीएससी विल रिलीज इट्स आंसर की। सो हमें ये सारे चीजें यूपीएससी के आंसर की के बाद ही क्लियर होगी। लेकिन अगर हमने देखा कि प्रिंटिंग और जो फेस वैल्यू है अगर इनका डिफरेंस देखेंगे हम, सो द डिफरेंस विल गो टू आरबीआई पॉकेट। ओके आरबीआई के पास ये पैसा चले जाएगा। जैसे ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं सिनोरेश, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द करेंसी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए अगर 500 रुपए की नोट हमने इशू की, 500 रुपए की करेंसी नोट हमने इशू की, और इसकी मेकिंग चार्जेस इसके प्रिंटिंग चार्जेस अगर 20 रुपए रहे तो बचे कितने 480 रुपीज। मतलब
ये जो 20 रुपए की नोट मतलब 20 रुपए लगे हमें एक करेंसी नोट बनाने के लिए, इसके ऊपर से हमने 500 रुपीज का यहाँ पर फेस वैल्यू अर्न की। सो हमने यहाँ पर फेस वैल्यू 500 रुपीज की यहाँ पर अर्न की, जिसमें से ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट हमें लगी इसको हम माइनस करेंगे तो 480 रुपीज यहाँ पर हमारे पास सरप्लस है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इनकम। सो ये कहाँ पर जाएगी? आरबीआई के पास, और आरबीआई इसे पंप करेगी इन द इकोनॉमी। सो इस तरह से देखिए ये सिनोरेज वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन इनकम टू आरबीआई। सो इस तरह से आरबीआई पैसे कमा दिए। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर बैंक्स। So banks are the financial intermediaries that accept deposit and grant loan. अब डिपॉजिट को लायबिलिटी कहा गया है और लोन्स को असेट। अब आपको असेट और लायबिलिटी का मीनिंग समझना पड़ेगा। ये अगर आपने ये दो वर्ड समझ लिए देन यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। क्योंकि देखिए बैंक वर्क किस तरह से करती है, अगर आपको असेट और लायबिलिटी समझ में आ गई तो बैंक की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम असेट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन्स, ग्रांटिंग लोन्स इज कॉल्ड एज असेट, ऐसा कहा गया है। मतलब कोई बैंक लोन देगी तो वो असेट का काम होगा। अब असेट ये किस तरह से होगा? जैसे यहाँ पर देखिए बैंक लोन देगी तो उसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट पर वो सर्टन इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब ये जो इंटरेस्ट होने वाला है इट विल गिव द एक्स्ट्रा वैल्यू टू द बैंक। ओके, ये लोन के ऊपर ये जो इंटरेस्ट लगेगा इट विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा वैल्यू टू द बैंक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का लोन लिया गया जिसके ऊपर 10 रुपए इंटरेस्ट रेट है, ओके 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर जब ये ए पर्सन पैसे रिटर्न करेगा तो इसको प्रिंसिपल के साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या कर रहा है? ये बैंक के अर्निंग का काम कर रहा है। मतलब बैंक को यहाँ पर से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज द अर्निंग मेथड ऑफ बैंक। सो यहाँ पर से बैंक पैसे कमाती है। सो इट इज कॉल्ड एन असेट। मतलब जो भी चीज हमें फायदा करेगी, जो भी चीज हमें प्रॉफिट करवाएगी, सो उसे हम एसेट कहेंगे। और जो भी चीज हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये बैंक है और बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। इस सेविंग अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट किए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज के ऊपर बैंक क्या करती है? आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट देती है। अब ये 100 रुपीज जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो ऐसे करते हुए यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट होते हैं। अब ये मल्टीपल अकाउंट के फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पर 10 पीपल ने मतलब 10 पीपल हैव डिपॉजिटेड देयर मनी इन बैंक। सो यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज जमा हो गए। अब ये 1000 रुपीज का क्या करेगी बैंक? यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगी टू द पर्सन हु इज नीडिंग इट। सो यहाँ पर जिसको जरूरत है उसे लोन प्रोवाइड करेगी। अब ये लोन के बदले में सर्टन इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक्स अर्न करेंगे। अब ये जो उनका इंटरेस्ट होता है, ये जो बैंक ने इंटरेस्ट अर्न किया है, दिस इज द इनकम ऑफ द बैंक। और इसी इंटरेस्ट में से सर्टन जो आपने डिपॉजिट किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किए थे। सो 100 रुपीज से आपको दो या फिर 3 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 102 या फिर 103 रुपीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं 100 रुपीज, इससे बैंक ने लोन लिया, उसके ऊपर से इंटरेस्ट अर्न किया, और इसी इंटरेस्ट का सर्टन पोर्शन आपने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, आपने जो बैंक को लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 100 रुपीज आपने डिपॉजिट की है, इसको आप ऐसा समझिए कि आपने बैंक को लोन दिया है और इसके बदले में जो बैंक है वो आपको 2 से 3 रुपए का यहाँ पर 2 से 3% का यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। मतलब यहाँ पर बैंक के पास खुद के पास 7 से 6 रुपए मतलब 7 से 6% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से देखिए बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है, तब असेट का काम करता है ये लोन। और जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो दिस डिपॉजिट एक्ट एज अ लायबिलिटी टू द बैंक। ओके, सो इस तरह से देखिए असेट और लायबिलिटी यहाँ पर वर्क करती है इन केस ऑफ बैंक। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जैसे यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करना तो असेट है बैंक का, इसके अलावा और कौन से ऐसे असेट है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं? ओके, बैंक के लिए यहाँ पर असेट का काम करते हैं, ऐसे कौन से चीजें हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
सो आई होप आपको असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह से बैंक्स वर्क करते हैं। ये थोड़ा मैंने इनफॉर्मल वे में बताया, लेकिन बैंक्स की वर्किंग अगर आपको ये समझ में आ गई, देन यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो असेट और लायबिलिटी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जैसे बैंक में जो हमने पैसे डिपॉजिट किए थे, इसने क्या किया, उस पैसे को यूज किया, उसे मोबिलाइज किया, जिससे यहाँ पर उसने 1000 रुपीज का लोन दिया, जिसके ऊपर से उसने खुद ने 7 to 8% के यहाँ पर पैसे कमाए हैं 1000 रुपीज के ऊपर। सो यहाँ पर देखिए, मतलब 7 to 8% जब वो कमा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्रेडिट क्रिएशन का भी वर्क कर रहा है। अलोंग विद दैट दे आर मोबिलाइजिंग आवर सेविंग्स विच वी आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक। सो इस तरह से देखिए, ये मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को और कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। एंड दीज बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। एंड चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। जैसे सबसे अपेक्स बैंक है हमारा, दैट इज आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज एस्टेब्लिश थ्रू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ऑन 1 अप्रैल 1935, जिसका हेडक्वार्टर पहले था इन कलकत्ता एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू मुंबई। सो इट वॉज नेशनलाइज इन 1949। हाउएवर देखिए यहाँ पर जो आरबीआई है, इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, सुपर टैक्स नहीं लगता और वेल्थ टैक्स नहीं लगता। मतलब ये दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, सुपर टैक्स एंड वेल्थ टैक्स अंडर सेक्शन 48 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब फंक्शन क्या होते हैं आरबीआई के? दैट इज इशूरर ऑफ करेंसी। जैसे हमने सिनोरेज वर्ड में देखा था कि इट इज अर्निंग फ्रॉम द फेस वैल्यू एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द करेंसी। मतलब ये खुद पैसे इशू करती है, सो इट इज कॉल्ड एज इशूरर ऑफ करेंसी। इसके अलावा इट एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, तो इस केस में भी आरबीआई यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बैंकर टू द बैंक। अगर फॉर एग्जांपल बैंक्स का दिवालिया हो गया, बैंक्स यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गई, तो उस केस में भी देखिए यहाँ पर थ्रू कंटिंजेंट रिस्क बफर। ओके, मतलब ये कंटिंजेंट रिस्क बफर के बारे में हमने क्या देखा था कि ये कंटिंजेंट रिस्क बफर एक्ट एज अ कुशन, कि जैसे मतलब अगर कोई बैंक डूब रही होगी, बैंक इंसॉल्वेंट हो गई होगी, तो इस बैंक को बचाते बचाते आरबीआई ही इंसॉल्वेंट ना हो जाए, आरबीआई ही यहाँ पर कोलैप्स ना हो जाए, इस चीज से हमें ये कंटिंजेंट रिस्क बफर बचाता है। ओके, ये कंटिंजेंट रिस्क बफर इस सिचुएशन में यहाँ पर यूज किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जहां पर बैंक अगर इंसॉल्वेंट हो रही होगी, तो उस केस में यहाँ पर आरबीआई उस बैंक को बचाने का काम करती है। इसके अलावा it formulate the monetary policy through the monetary policy committee, okay, and it act as a custodian to forex reserve। जहां पर ये फेमा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी यहाँ पर मैनेज करती है। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बारे में। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? दीज आर द बैंक्स विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिनका पेड अप कैपिटल होता है ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज। अब ये पेड अप कैपिटल क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। सो पेड अप कैपिटल इज द ऑथराइज कैपिटल दैट हैज बीन फुल्ली सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर। जैसे यहाँ पर मुझे बैंक खड़ी करनी है, ओके, आई वांट टू सेट अप माय ओन बैंक। तो यहाँ पर जब मैं खुद की बैंक यहाँ पर सेटअप करूंगा, तो जो मेरे फॉर एग्जांपल मैं ए पर्सन हूँ, जो मेरे खुद के पैसे यहाँ पर लगेंगे, जो मैं मेरे खुद के जेब से यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करूंगा, सो उसे हम यहाँ पर पेड अप कैपिटल कहेंगे। सो मेरे खुद के जेब से जो भी मैं कैपिटल यहाँ पर सब्सक्राइब करूंगा, या फॉर सेटअप फॉर सेटिंग अप द बैंक, सो उसे हम पेड अप कैपिटल कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। सो सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50%, मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होंगे, सो उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहेंगे, जैसे हमारी एसबीआई, पीएनबी। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक्स होंगे? जहां पर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग आर होल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो these banks are called as private sector banks। और फॉरेन बैंक्स कौन से बैंक्स होंगे? जिनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया में उनका हेडक्वार्टर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस ही प्रेजेंट है, सो ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स कहेंगे। अब ये फॉरेन बैंक्स के ऊपर से क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन्हें रेगुलेट कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर इन्हें रेगुलेट आरबीआई भी करती है। इसके अलावा उनके डोमेस्टिक कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होगी, वो भी यहाँ पर उन्हें रेगुलेट करेगी। ओके,
अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर सेटिंग अप एनी फॉरेन बैंक्स, दैट इज पेड अप कैपिटल होना चाहिए फॉर सेटिंग अप ब्रांचेस, दैट इज 25 मिलियन यूएस डॉलर। एंड इसके अलावा अगर सब्सिडरी यहाँ पर एस्टेब्लिश करनी है, होली ओन सब्सिडरी, सो इसके लिए 500 करोड़ रुपीस का यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा भी देखिए आपको स्ट्रिक्ट अधेरेंस रखना पड़ेगा टू 10% ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और पीएसएल टारगेट दिए जाएंगे आपको 40% के। अब यहाँ पर बोर्ड स्ट्रक्चर और गवर्नेंस किस तरह से होगा कि 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडियन और नॉन इंडियन रेसिडेंट। इसके अलावा जो 1/3 होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूरल रीजनल रूरल बैंक के बारे में। सो इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? 50% इज ओन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर बैंक इसे 35% ओन करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसे 15% यहाँ पर ओन करते हैं। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं आरआरबी, इनका मेन फोकस क्या होता है? फॉर रूरल क्रेडिट, मतलब जो रूरल एरियाज है यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन का वर्क करना, इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके विलेज में लाना या फिर उनके एरिया में लाना। इसके अलावा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। अब ये आरआरबीज आर एस्टेब्लिश थ्रू आरआरबी एक्ट ऑफ 1976 एंड द फर्स्ट आरआरबी वाज प्रथमा बैंक। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरआरबी। देखिए ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, सो हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बारे में। सो कॉर्पोरेटिव बैंक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, जो कि रजिस्टर्ड किए जाते हैं अंडर स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, जो कि कॉर्पोरेटिव बैंक्स यहाँ पर एक स्टेट में काम कर रहे होंगे, वो स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, और जो मोर देन वन स्टेट है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे इन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में। ओके, एंड दीज मस्ट होल्ड द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स का, जहाँ पर सबसे पहले हमें अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स देखने को मिलेंगे जो वर्क करते हैं इन अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन। और यहाँ पर आरबीआई ने इन अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स को 4 टीयर्स में क्लासिफाई किया है ऑन द डिपॉजिट साइज एंड टाइटर रेगुलेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिपॉजिट साइज एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रूरल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर हमें 3 टीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट इज सबसे पहले है स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो स्टेट लेवल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर वर्क करते हैं। एंड थर्ड इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल पर यहाँ पर वर्क करते हैं। अब देखिए ये जो स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स है, इट इज द स्टेट लेवल अपेक्स बैंक एंड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन आरबीआई, नाबार्ड एंड लोअर टीयर्स मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बारे में। सो इट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट मोबिलाइज द डिपॉजिट एंड फंड्स ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। So these are at village level and they cannot use the word bank in their name and cannot issue checks. Okay, so primary agriculture credit society ये बैंक वर्ड को यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा वो चेक्स को भी यहाँ पर इशू नहीं कर सकते। ओके, सो ये थी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द रेगुलेशन। तो यहाँ पर हमें डुअल रेगुलेटर देखने को मिलता है। ओके, डुअल कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। वन इज डन बाय आरबीआई एंड सेकेंड इज डन बाय registrar of cooperative society which is of state government, okay, which is appointed by state government, and along with that it handle the incorporation, management, election and audit of these cooperative banks. इसके अलावा जो लाइसेंसिंग, इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, एसएलआर के रिगार्डिंग जो भी फंक्शनिंग है वो यहाँ पर आरबीआई हैंडल करती है। अब यहाँ पर देखिए रिसेंट अमेंडमेंट में आरबीआई के पास यहाँ पर ज्यादा पावर दी गई है। आरबीआई इज द फाइनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक्स, लेकिन यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार का रोल भी होता है। ओके, ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसके रोल को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, लेकिन जो फाइनल बॉस है, फाइनल बॉस इज नाउ आरबीआई। ओके, सो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉर्पोरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स में हमें पेमेंट बैंक्स देखने को मिलते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलते हैं। जैसे पेमेंट बैंक्स आर मेनली यूज फॉर डिमांड डिपॉजिट ओनली, एंड यहाँ पर भी डिपॉजिट आप
मोस्टली 2 लैक्स का ही कर सकते हो। इसके अलावा कोई एफडी और आरडी नहीं होती है इन पेमेंट बैंक्स में। यहाँ पर कोई क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे आप इनका एग्जांपल देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक्स, आईपीपीबी। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रेडिट टू अनसर्व्ड सेक्शन एंड कैन एक्सेप्ट ऑल डिपॉजिट लाइक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। ओके, एंड कैन लेंड ऑल्सो, मतलब यहाँ पर लोन भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में न्यूज थी दैट दे हैड गॉट द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई फर्स्ट इन 11 ईयर्स। मतलब ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस है ये इस एयू फाइनेंस बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पर मिल गया है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? दैट इज मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए उस बैंक की ऑफ 1000 करोड़। अलॉन्ग विद दैट दे मस्ट होल्ड द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक। ओके, दे मस्ट होल्ड द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक। अलॉन्ग विद दैट उनका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड जो ग्रॉस एनपीए होता है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब ऐसे लोन्स जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको लोन दे दिया, अब वो लोन आप मुझे लौटा नहीं पा रहे हो, ओके, आफ्टर 90 डेज यू आर नॉट एबल टू पे बैक द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट टू मी। सो ऐसे लोन्स को हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट। सो यहाँ पर अगर लेस देन 3% के आपके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रहे और जो नेट एनपीए रहते हैं उनका रेशियो भी 1% से कम रहा, तो इस तरह के बैंक्स को हम यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का यहाँ पर प्रोविजन दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्टेटस दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट उनकी मैंडेटरी लिस्टिंग होनी चाहिए इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्राइटेरिया अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे कर लिए देन इट विल गेट द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। अब यहाँ पर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इट इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, and it is permitted to accept demand deposit, saving deposit। ओके, करंट अकाउंट को भी ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट को भी ये यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अलॉन्ग विद एफडी एंड आरडी। अलॉन्ग विद दैट देखिए इनका जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होना चाहिए ऑफ पीएसएल दैट शुड बी अराउंड 60%। एंड जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 200 करोड़ रुपीज होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लाइसेंसिंग। अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट अलाउड टू सेट अप सब्सिडरीज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, एंड डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआईज, मतलब यहाँ पर देखिए एनआरआईज भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एनआरआई कैन ऑल्सो डिपॉजिट इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक। Along with that, they are allowed to distribute financial product like mutual funds, pension product, insurance, and forex service। अब ये फॉरेक्स सर्विस इज सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। जिन्होंने यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल लिया होगा वही बैंक्स, वही स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर फॉरेक्स सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनके इसके अलावा देखिए मैंडेटरी है उनको कि दे शुड सेट अप देयर ब्रांचेस एटलीस्ट 25% ऑफ देयर ब्रांचेस शुड बी इन द रूरल अनबैंक एरिया। ओके, अनबैंक और रूरल एरिया में एटलीस्ट 25% उनकी ब्रांचेस होनी चाहिए। सो दीज आर द सम क्राइटेरियाज एंड पॉइंट्स रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इन पे से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए वो एफडी और आरडी को यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनआरआईज आर नॉट परमिटेड टू डिपॉजिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं इन पॉइंट से, तो आप इन पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर याद करके जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? इट मैंडेट्स द बैंक दैट दे शुड लेंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब प्रायोरिटी सेक्टर होते कौन से हैं? लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, व्हीकल सेक्शन एंड अदर एसएचजीज, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, इन्हें आपको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पर टारगेट दिया जाता है फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स दैट इज दैट आर हैविंग लेस ग्रेटर देन 20% ऑफ देयर ब्रांचेस इन इंडिया। मतलब ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी 20% से, मतलब 20 से ज़्यादा ब्रांचेस होगी इंडिया में, उनको 40% का यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट मिलता है। अलॉन्ग विद दैट देखिए जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इनको 75% का यहाँ पर टारगेट दिया जाता है। इफ दे फेल टू मीट, मतलब अगर ये टारगेट मिस हो गया उनसे,
सो दे मस्ट डिपॉजिट द शॉर्टफॉल ऑफ द अमाउंट, मतलब ये देखिए, अगर उनसे ये सभी मतलब ये जो लोन प्रोवाइड करना है, लाइक पीएसएल में जो लोन प्रोवाइड करना है, अगर ये मिस हो गया उनसे, तो उन्हें जो भी बचा हुआ अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 75% का यहाँ पर टारगेट दिया गया है टू आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर वो 70% ही यहाँ पर मीटअप कर पाए, 70% ही यहाँ पर अचीव कर पाए, तो जो बचे हुआ 5% है, दे विल हैव टू डिपॉजिट इट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज मैनेज बाय नबार्ड। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज बाय नबार्ड। और जब भी कोई भी बैंक्स यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट मिस कर देती है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उन्हें यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, ओके, विच इज मैनेज बाय नबार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट ई कुबेर प्लेटफॉर्म। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या करता है? इट हैंडल्स द गवर्नमेंट फंक्शन लाइक टैक्स रिसिप्ट, सब्सिडी पेमेंट एंड सैलरी डिसबर्समेंट। अलॉन्ग विद दैट देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए वर्क करता है, एंड इट फैसिलिटेट द इंटर बैंक फंड ट्रांसफर एंड परफॉर्म द ऑक्शनिंग, लाइक ऑक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो इस तरह से देखिए, ई कुबेर प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म इज वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ये जो प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है फॉर ऑक्शनिंग पर्पस, यहाँ पर सर्टन यहाँ पर ट्विस्ट कर देंगे किसी स्टेटमेंट को, ओके। सो इस तरह से देखिए, ई कुबेर प्लेटफॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काफी ज्यादा न्यूज में था। सो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए, इससे ऊपर आपको कोई पॉइंट्स नहीं आएगी, ओके। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनसे ही घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग NBFCs, that is non-banking financial companies. So it is a company registered under Companies Act of 1956 or 2013, which do not have things like they do not accept the demand deposit, okay, they do not provide checks, and they do not accept the deposit insurance। मतलब अगर ये तीनों काम कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करते होंगे, तो उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहेंगे। उन्होंने डिमांड डिपॉजिट को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चेक्स को वो इशू नहीं कर सकते, और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो एनबीएफसी इज द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और 2013, which primarily engage in the business loans, advance and acquisition of securities, and which play complementary role to bank but cannot accept the demand deposit or form of any payment और सेटलमेंट सिस्टम। मतलब ये देखिए, ये कोई भी पेमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, किसी सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता, और डिमांड डिपॉजिट को यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो व्हाट इज नॉट एन एनबीएफसी, जैसे हमने एनबीएफसी क्या होते हैं वो देख लिया। सो एनबीएफसी क्या नहीं होते हैं? इवन इफ अ कंपनी डज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बट इट इज नॉट एन एनबीएफसी इफ its principal business is agriculture, industrial activities, purchase and sale of goods, and sale and purchase of construction or immovable property, that is real estate, okay। अगर ये सारे सेक्टर्स के अंदर कोई फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर वर्क करती होगी, तो उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं कहेंगे, ओके। सो हम नेक्स्ट देखेंगे अबाउट फीचर ऑफ एनबीएफसीज, जिसमें हमें सबसे पहले पता है कि दे कांट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, अलोंग विद दैट दे आर इंक्लूडेड और दे आर डूइंग एक्टिविटीज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है फॉर बीइंग एनबीएफसीज, दैट दे शुड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इसके अलावा उनकी जो मिनिमम नेट ओन फंड है, दे शुड बी अराउंड 10 करोड़। सो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनबीएफसीज। अब यहाँ पर न्यूज क्या थी? दैट आरबीआई हैज ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल टू ओवरसी एनबीएफसीज। अब ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या होता है? इट इज द लीगल बैकिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। अब ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है, इट फैसिलिटेट द आरबीआई कंप्लायंस, ओके। आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं इन्हें फॉलो करने को बोलता है। अलोंग विद दैट इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री एंड एनकरेज रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन एंड प्रोवाइड रिस्क मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे देखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़ा मोटो क्या होता है? दैट दे शुड अर्न प्रॉफिट। और सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग असेट की। तो अगर कोई भी आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पर बन रहा होगा,
तो ये एसआरओ यहाँ पर ये रिस्क मॉनिटरिंग और अर्ली मॉर्निंग सिस्टम के द्वारा आपको बता देंगे कि यहाँ पर ये आपका असेट या फिर आपका लोन यहाँ पर एनपीए बन सकता है, तो आप इसके रिगार्डिंग सर्टन स्टेप्स यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए एसआरओ वर्क करता है फॉर एनबीएफसीज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस, दैट इज एनबीएफसीज एमएफ। So it is a non-deposit taking NBFCs whose net own fund is about 5 करोड़ और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये लिमिट रख दी गई है अबाउट 2 करोड़ एंड इट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। सो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के साथ एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, वी कॉल इट एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस। और यहाँ पर देखिए न्यूज क्या है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग, जो क्वालिफाइंग असेट है इनकी लिमिट को डिक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 75% टू 60%। सो ये पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस है दे शुड प्रोवाइड लोन्स विच आर completely collateral free. Okay, they are providing loans which are completely collateral free. Along with that, RBI do not set any interest rate for these NBFCs MF, and these interest rate are determined by board of NBFCs and MFI, that is microfinance institution. Okay, so NBFCs microfinance institution यहाँ पर interest rate को determine करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग व्हाट इज द लिक्विडिटी असेट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एनबीएफसीज एमएफआई, that is it should be governed under section 45 IB of RBI Act of 1934, and 15% of public deposit should be their liquidity asset. And eligible liquidity asset कौन से होते हैं, that is government securities, government guaranteed bonds and specified term deposit or bonds। इसके अलावा देखिए जो एनबीएफसीज होती है इट एक्ट एज अ शेडो बैंक्स। जैसे यहाँ पर देखिए दे डू बैंकिंग एक्टिविटीज बट आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड दे परफॉर्म लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। उनके उनके लिए कोई सीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एसएलआर रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो भी काफ़ी लिमिटेड होती है। अलोंग विद दैट दे कांट एक्सेप्ट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड they are outside the banking regulation। okay, so they are outside the full banking regulation। so इस तरह से देखिए एनबीएफसीज ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म तो करती है बट दे आर आउटसाइड द फुल बैंकिंग रेगुलेशन। सो इसलिए हम एनबीएफसीज को यहाँ पर शेडो बैंक्स भी कहते हैं। ओके, सो ये था रिगार्डिंग एनबीएफसीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं दीज आर बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल। अगर ये फेल हो गए लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई, अगर ये बैंक्स फेल हो गए तो हमारे पूरे इकोनॉमी को यहाँ पर शॉक लग सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर साइज। देखिए इनकी साइज इज ग्रेटर देन 2% ऑफ आवर जीडीपी। अलोंग विद दैट इनकी इंटरकनेक्टेडनेस देखिए, ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी कनेक्टेड है, अलोंग विद दैट एनबीएफसीज के साथ भी कनेक्टेड है एंड अदर बैंक्स के साथ भी। ओके, सो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स का, जहाँ पर साइज बताई जाती है एक्सीडिंग 2% ऑफ जीडीपी, इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए विद फाइनेंशियल मार्केट एनबीएफसीज एंड बैंक, और ये इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए, जैसे इट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस एंड इंक्लूड पेमेंट सिस्टम, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड क्रेडिट टू क्रिटिकल सेक्टर। अगर ये सारे क्राइटेरिया को कोई बैंक मीटअप कर रही है तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब यहाँ पर देखिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे ये क्रॉस बॉर्डर भी यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। ओके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाने के पीछे आरबीआई का बहुत बड़ा हाथ है। आरबीआई ने यहाँ पर सर्टन बैंक्स को ये राइट दे दिया दैट दे कैन प्रोवाइड लोन्स टू नेपाल एंड श्रीलंका इन रुपी ओनली। जैसे पहले हम क्या करते थे, हम डॉलर में यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम किसी अदर कंट्री को लोन प्रोवाइड करते थे तो हम उनके करेंसी में या फिर डॉलर में यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड करते थे। लेकिन इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, मतलब लास्ट लेट 2025 में यहाँ पर ये स्टेप लिया गया कि रुपी को हमें ग्लोबल करेंसी बनाना है, जिसके कारण अब हम लोन्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे हमारे नेबरिंग पार्टनर्स दैट इज नेपाल एंड श्रीलंका को इन रुपीज ओनली। ओके, सो इंडियन बैंक्स यहाँ पर रुपी में ही नेपाल और श्रीलंका को यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए ये रिसेंट अपडेट था रिगार्डिंग दिस दिस करेंसी। ओके, करेंसी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द बैंक। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये किस तरह से इंश्योर की जाती है? थ्रू लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। अब लॉज में कौन से एक्ट है यहाँ पर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड फेमा एक्ट।
इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर करते हैं? दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एंड आरबीआई। ये यहाँ पर नॉर्म्स रखते हैं। अलोंग विद दैट दे सुपरवाइज और रेगुलेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब रेगुलेशन किन नॉर्म्स के द्वारा की जाती है? बेसल नॉर्म्स एंड डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के जो नॉर्म्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स का? दैट दे आर अलाइन विथ बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ओके, सो डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स आर अलाइन विद द नॉर्म्स और अलाइन विद द रूल्स विच आर सेटअप बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये जो बेसल है, ये बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इट इज इन बेसल्स, स्विट्जरलैंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो डीसिप है इन्हें 5 कैटेगरीज में यहाँ पर रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस। जैसे एसबीआई इज इन फोर्थ बकेट, एचडीएफसी इज इन थर्ड बकेट एंड आईसीआईसीआई इज इन फर्स्ट बकेट। अब जैसे जैसे बकेट बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा कैपिटल बफर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल बफर यहाँ पर एसबीआई को मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि इट इज इन फोर्थ बकेट। अब इससे रिलेटेड ही एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 होता है एंड परसेंटेज ऑफ रिस्क अवेटेड असेट होता है। अब चलिए हम सबसे पहले रिस्क वेटेड असेट के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो रिस्क वेटेड असेट होते हैं, इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ असेट विच आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। अब एसेट क्या होते हैं बैंक्स के? लोन्स, इन्वेस्टमेंट। ओके, सो कितना लोन का यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है ये हमें रिस्क वेटेड असेट बताता है। अगर लोन्स सेफर साइड रहे तो यहाँ पर लोअर वेट होता है, और अगर लोन्स और इन्वेस्टमेंट रिस्कियर साइड रहे तो यहाँ पर हाइयर वेट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जो रिस्क वेटेड असेट है इसका परसेंटेज यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहिए बाय एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। यहाँ पर 0.80% बताया गया है इन केस ऑफ एसबीआई। एचडीएफसी के केस में यहाँ पर 0.40% बताया गया है और आईसीआईसीआई के केस में यहाँ पर 0.20% बताया गया है। अब ये जो रिस्क वेटेड असेट होता है ये इट इज अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विच द बैंक्स हैज टू केप्ट विथ देमसेल्फ, सो इट एक्ट एज अ सेफ्टी कुशन, जो कि हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बताता है। अब देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है इसे हम 8 to 9% मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इससे हाइयर ही हमें रखना चाहिए। अब बेसल नॉर्म्स 3 के हिसाब से देखिए 9% की रिक्वायरमेंट बताई गई है। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इट इंश्योर्स दैट बैंक हैज सफिशिएंट कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस। जैसे अगर कोई भी लोन यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया तो इस केस में क्या होगा, बैंक्स को लॉसेस होंगे। तो ये लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए इन सीएआर को और ये जो रिस्क वेटेड असेट है इन्हें मेंटेन करके रखा जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉमन इक्विटी टियर के बारे में पढ़ा था, तो कॉमन इक्विटी टियर में आपको टियर 1 और टियर 2 कैपिटल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इनका पर्पस देख लेते हैं। जैसे पर्पस क्या होता है कॉमन इक्विटी टियर 1 का? टू एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग ऑनगोइंग ऑपरेशन। और इनका क्या? ड्यूरिंग लिक्विडेशन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यहाँ पर या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो गया तो उस केस में इस लॉस को, ओके, तो उस केस में इस टियर 2 कैपिटल को यहाँ पर यूज किया जाएगा। जब टियर 1 कैपिटल खत्म हो जाएगा तो उस लॉसेस के लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस टियर 2 कैपिटल को यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब देखिए इसकी क्वालिटी हाई और परमानेंट होती है, इसकी क्वालिटी काफी लो होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दीज टियर 1 कैपिटल आर इमीडिएट एंड यूज कैन बी यूज ड्यूरिंग क्राइसिस। और ये जो टियर 2 कैपिटल होता है, व्हेन ये टियर 1 कैपिटल खत्म हो जाता है तो सेकेंडरी यूसेज बताया गया है ऑफ दिस टियर 2 कैपिटल। जो रेगुलेटरी फोकस होता है ऑफ टियर 1 कैपिटल, इट इज मोर ऑन बेसल 3 नॉर्म्स। और यहाँ पर देखिए लेस एम्फेसिस दिया गया है बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंसी पर्पस। ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी पर्पस यहाँ पर टियर 2 कैपिटल के ऊपर हमें लेस एम्फेसिस देखने को मिलता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल। इसे हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको देना था कि टियर 1 और टियर 2 कैपिटल हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग ग्लोबल सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर देखा था डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स में क्या क्राइटेरिया था कि अगर साइज बड़ी रही, इंटरकनेक्टेडनेस रहा, लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी रही, तो इस बैंक्स को हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स कहेंगे। व्हाई? बिकॉज इफ दे फेल, ओके, और इफ दे अंडरगो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आवर इकोनॉमी विल कोलैप्स। तो ऐसे ही ग्लोबली इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है इफ these global systematic banks fail. Okay, so these are the large interconnected financial institution whose failure can trigger global financial stability. Okay,
अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लोबल सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के, जो कि है HSBC, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। ये कुछ एग्जाम्पल है ऑफ ग्लोबल सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। एंड दीज आर आइडेंटिफाइड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ऑफ बैंकिंग बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड नेशनल अथॉरिटीज। अब यहाँ पर हमें रेगुलेटरी कैपिटल देखने को मिलेगा, दैट इज टीयर 1 एंड टीयर 2। अब टीयर 1 क्या होता है? इट एक्ट एज अ कोर कुशन, ओके, कोर सॉफ्टी कुशन। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली जो भी लॉसेस होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब कॉमन इक्विटी टीयर 1 में कौन से कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं? लाइक शेयर, रिटेन अर्निंग, स्टॉक सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड अक्यूमुलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और टीयर 1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 एडिशनल टीयर 1 में क्या क्या होते हैं? परपेचुअल्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड सबऑर्डिनेट बैंक्स व्हिच आर हैविंग नो फिक्स्ड मैच्योरिटी टारगेट। ओके, सो इस तरह से कॉमन इक्विटी टीयर 1 और कॉमन इक्विटी एडिशनल टीयर 1 में यहाँ पर असेट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो ये था रिगार्डिंग टीयर 1। अब हम टीयर 2 के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर कौन से असेट इन्वॉल्व होते हैं। तो these are supplementary asset, okay, so these are supplementary asset act as secondary layer for protection during crucial insolvency। जैसे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सबऑर्डिनेट डेब्ट्स, रिजर्व फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ असेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एंड जनरल लॉस रिजर्व। ओके, सो ये सारे कंपोनेंट होते हैं टीयर 1 टीयर 2 के, और ये सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे टीयर 1 कैपिटल के। सो आई होप आपको टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ये समझ में आ गया होगा। अब इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि टीयर 1 में कौन से कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं एंड टीयर 2 में कौन से कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं। सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी प्रोमोटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसका हेडक्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड में। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, इट इज पब्लिश बाय आरबीआई बाय एनुअली, मतलब जून और दिसंबर, यहाँ पर एक साल में 2 बार हमें इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। ओके, अब न्यूज क्या था? न्यूज वॉज रिगार्डिंग द ग्रॉस एनपीए शुड बी the gross NPA are 2.5%, which is 13-year low। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की असेट क्वालिटी है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो बैड असेट थे, जो बैड लोन्स थे, वो भी कम हो चुके हैं फ्रॉम 4.6% टू 4%। मतलब यहाँ पर हमें हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओके, अब हम देखते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। सो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी अपेक्स बॉडी विच वाज एस्टेब्लिश इन 2010 विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अलोंग विद दैट मेंबर्स कौन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर, चेयरपर्सन ऑफ सेबी, इरडा एंड पीएफ, आरडीए, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो ये सारे मेंबर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के, और चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स क्या है? दीज आर द सेट ऑफ रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। So what does it do? It strengthen the global banking system. Along with that, it maintain the adequate capital buffer. जिससे क्या हो सकता है? जो हमारा लॉस होगा उसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। Along with that, it reduces the probability of bank failure and systematic risk. अब जो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1974। सो इट वाज फाउंडेड बाय G10 सेंट्रल बैंक गवर्नर। Along with that, देखिए जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज लोकेटेड इन बेसल, स्विट्जरलैंड, एंड 45 कंट्रीज आर देयर विच आर मेंबर ऑफ दिस BCBS इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर 3 पिलर्स फ्रेमवर्क बताया गया है, जहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी को हमें मेंटेन करके रखना है, सुपरवाइजरी रिव्यू लेते रहना है, एंड मार्केट को डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। अब हम बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसल 3 नॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ होगा वो ग्लोबली हुआ होगा। अब ये ग्लोबल क्राइसिस के दौरान हमें हमारे रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब ये रिजर्व क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? फॉरेन बॉन्ड्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी। सो इन सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, सफिशिएंट कुशन की तरह ये एक्ट करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है इन पिलर्स ऑफ बेसल 3 दैट हमें स्ट्रॉन्गर कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, रिस्क को हमें इम्प्रोवाइज करना है, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रोवाइज करना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना
करना है। अलोंग विद दैट इंट्रोडक्शन टू लेवरेज रेशो, लेवरेज रेशो क्या है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ही। अलोंग विद दैट देखिए हमें स्ट्रेंथन करना है हमारी लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या क्या होती है, जैसे करेंसी एक सबसे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होता है, सो करेंसी, फॉरेन बॉन्ड्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, इन सभी को हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी चीजें बताई जाती है इन बेसल 3 नॉर्म्स। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स इन इंडिया। अब ये स्टार्ट कब किया गया था, अप्रैल 2013 में। इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मार्च 2028 तक हो जाना चाहिए। अब लेवरेज रेशो क्या होता है, इट इज द लिमिट ऑन एक्सेसिव बोरोइंग्स ऑन बैंक्स। मतलब देखिए जो टीयर 1 कैपिटल होता है इससे ज्यादा आपकी जो बोरोइंग लिमिट है ये होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए लेवरेज रेशो का फॉर्मूला बताया गया है कि टीयर 1 अपॉन टोटल एक्सपोजर। सो ये आपका लेवरेज रेशो रहेगा। अब जो नॉर्म्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू बीसीबीएस वो क्या कहते हैं, दैट इट शुड बी मिनिमम अप टू 3%। ओके, और आरबीआई ने इसे सेट कर दिया है 3.5% फॉर बैंक्स और 4% फॉर डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो ये था रिगार्डिंग लेवरेज रेशियो। आई होप आपको ये सारी चीजें बेसल नॉर्म्स के रिगार्डिंग समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लास्ट टॉपिक पर जंप करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के बारे में। जैसे हमने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही ये इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पर डील करता है। सो दीज आर द इंश्योरेंस कंपनीज विच आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, और इसे आइडेंटिफाई किया जाता है एनुअली बाय इरडा। इरडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर कौन कौन से हैं, लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC, एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ओके, सो ये सारे हमारे डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स है। अब यहाँ पर इन्हें रेगुलेट करने का काम करता है इरडा। ओके, अलॉन्ग विद दैट देखिए इरडा क्या है, इरडा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर इरडा एक्ट ऑफ 1999, और ये रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस सेक्टर को इन इंडिया। इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड अलॉन्ग विद दैट देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स क्या क्या रखे जाते हैं, द साइज, ग्लोबल प्रेजेंस, लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। अलॉन्ग विद दैट देखिए यहाँ पर कंपोजिशन किस तरह से होता है इरडा का, चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। अब यहाँ पर से आपको कौन से कंपनीज यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स है ये पूछा जा सकता है, एंड उनके पैरामीटर्स एंड देयर कंपोजिशन, और यहाँ पर एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है और मिनिस्ट्री के बारे में भी। सो इस तरह से देखिए हमने बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर लिया है, और ये टॉपिक्स बार बार न्यूज में थे। ओके, रिपीटेडली ये न्यूज में थे। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप जरूर इनसे एक बार गो थ्रू करिएगा। ये जो PDF हम शेयर कर रहे हैं इनसे भी आप जरूर एक बार गो थ्रू करिएगा और इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।